हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक खबर जो चाइना से जुड़ी हुई है। हम लोग जानते हैं कि 2020 जो साल है वो साल कोरोना पैंडेमिक का साल हो चुका है। हर जगह लॉकडाउन हो चुका है, हर जगह आर्थिक विकास जो है ऑलमोस्ट ठप हो चुका है। तो क्या इससे चाइना इम्यून है? हम लोग ये नहीं कह सकते कि चाइना को इससे फायदा मिल रहा है। तो हम लोग आज यहां पे विश्लेषण करेंगे कि चाइना सबसे पहले जो प्रोवोकेशन वाली अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है वो क्यों फॉलो करता है, क्योंकि उसका एक कनेक्टिंग लिंक है इकोनॉमी से बहुत जरूर। तो अभी यहां पे हम लोग देखेंगे कि कोरोना वायरस या कोविड का इंपैक्ट चाइना के ऊपर क्या रहा है, क्या चाइना की आर्थिक परिस्थिति के ऊपर भी एक सवाल उठ चुका है, और अगर उठ चुका है तो क्या वो आगे चलकर ऐसे ही जो प्रोवोकेटिव फॉरेन पॉलिसी है उसको कंटिन्यू करेगा या नहीं। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो की PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही साथ स्टडी IQ आपके लाए है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर UPSC 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप from Google Play Store and don't forget to hit the bell icon and subscribe to our channel Study IQ। चलिए सबसे पहले आपको खबर के बारे में बता देता हूं। कोविड-19 का जो आउटब्रेक हो चुका है 2020, मैंने बताया आपको कि ये साल कोरोना वायरस का साल हो चुका है। काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स हो चुकी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन स्टॉप हो चुका है, इंटरकनेक्टेडनेस जो है देशों के बीच वो ऑलमोस्ट रुक गई है। तो इसी बीच चाइना से भी खबर आई है कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही थी पिछले 3-4 दशकों से, इनफैक्ट 50 सालों से जो उनकी डेवलपमेंट चल रही थी वो ऑलमोस्ट रुक चुकी है। उनका डेवलपमेंट मॉडल भी एक क्वेश्चन में आ चुका है। देखिए, आप न्यूज यहां पे देख सकते हो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की चाइनाज इकोनॉमी श्रिंक्स एंडिंग अ नियरली हाफ अ सेंचुरी ऑफ ग्रोथ। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि चाइना की जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जहां पे वो अपने बहुत से नेबर्स को प्रोवोकेट कर चुका है। उनके जो नेबर्स हैं, जैसे कि मैं अगर उदाहरण दूं इंडिया का, इंडिया के जितने नेबर्स हैं उनके साथ चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो चाइना की जो फॉल्टी पॉलिसीज रही है उससे बहुत सारे देश जो हैं अभी फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ चुके हैं, एक चाइना के डेट में फंसते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग चाइना की खुद की बात करें तो इस साल 2020 की शुरुआत में अगर देखें तो चाइना के ऑफिशियल्स ने खुद ही कहा है उनका जो GDP ग्रोथ है वो श्रिंक हो चुका है 6.8% इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब चाइना में भी इसका एक इकोनॉमिक इंपैक्ट जरूर हो चुका है। लेकिन अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, यहां पे आपको मैंने बताया कि नियरली हाफ अ सेंचुरी ऑफ ग्रोथ चाइना ने मेंटेन की है। चाइना ने अपना इकोनॉमी ओपन अप किया 1979 में। इससे पहले माओ जेडोंग थे पावर में। माओ जेडोंग ने अपनी बहुत ही स्ट्रांग पॉलिसीज फॉलो की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की पॉलिसीज फॉलो की। उनका खुद का मानना था कि एक कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन होना चाहिए, तो उसके तहत उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन लाया एटसेट्रा। आर्थिक विकास तो नहीं हुआ, लेकिन काफी ज्यादा प्रताड़ित हुई वहां की पॉपुलेशन। लेकिन जैसे ही माओ की मृत्यु हुई उसके बाद पावर में आए डेंग जाओपिंग, और डेंग जाओपिंग ने 1971 में चाइना की इकोनॉमी में मार्केट रिफॉर्म्स लाए, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी बनाया। आई वुडंट से कंप्लीटली फ्री मार्केट इकोनॉमी, बट एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल जरूर लाया चाइना में। और जैसे ही उन्होंने वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, वहां से अगर आप देखोगे तो चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेंड पे है। ये 2012 पे नहीं रुकती है, इनफैक्ट 2019 तक ये चलती हुई जा रही है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक का ये कहना है, वर्ल्ड बैंक का एक क्लियर कट स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि जो चाइना की ग्रोथ स्टोरी है अभी तक इतिहास में किसी की भी ऐसी स्टोरी नहीं रही है। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सस्टेन्ड एक्सपेंशन अमॉन्ग द मेजर इकोनॉमीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन हिस्ट्री इटसेल्फ। इन सबका क्या परिणाम निकलता है? देखिए, एक परिणाम तो भारत के ऊपर है ही, ये तो मैं आपको खबर बता रहा हूं पिछले साल की ही। सवाल ये उठ रहे थे चाइना के ऊपर कि चाइना ने काफी सालों से एक डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन की हुई है, तो कभी ना कभी तो स्लो डाउन आएगा। और ये कहा जा रहा था कि इंडिया इज गोइंग टू पिप चाइना, और कुछ सालों के लिए इंडिया डिड बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन 2019 में फिर से चाइना बिकेम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इंपैक्ट तो जरूर हुआ, चाइना डिड कंटिन्यू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन इसका सिर्फ इंपैक्ट पैसों पे नहीं था, चाइना की फॉरेन पॉलिसी पे ऊपर बहुत जरूर था। अगर आप देखो, जी जिनपिंग की जो पॉलिसीज रही है काफी ज्यादा अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रही है। इसीलिए जब भी आप पढ़ोगे कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी जो अग्रेसिव है
उसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और उनकी इकोनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जिस तरह से उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रही है, जिस तरह से उन्होंने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत ही स्ट्रांग होल्ड मेंटेन की है, उन्होंने एक दबदबा बना रखा है अपने लोगों में कि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है और हम वर्ल्ड लीडर बनने वाले हैं, हम एक मिडिल किंगडम सेटअप करने वाले हैं आगे चल के। तो इस तरह का एक मिस इन्फॉर्मेशन भी चला रखा है। तो ये सब हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या चाइना अब वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ की जी जिनपिंग के अंडर चाइना की एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी इंडिया की तरफ शुरू हो चुकी है। केवल इंडिया ही नहीं, मैं केवल इंडिया के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं। अगर हम लोग बात करें, बहुत से अन्य देश हैं जिनके साथ चाइना प्रोवोकेटिव बन चुका है। अगर मैं बात करूं साउथ चाइना सी की, सारे आसियान देशों के साथ जिनके भी वहां पे टेरिटोरियल क्लेम्स है, उनके साथ चाइना ऑलरेडी प्रोवोकेटिव बन चुका है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी 14 पॉइंट एक डोसियर दिया था चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को, वाद विवाद चल ही रहा है। इनफैक्ट अगर चाइना और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि चाइना लर्न्स द हार्ड वे दैट मनी कैनॉट बाय लव। सो चाइना ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस आर स्ट्रेन्ड डिस्पाइट चाइना इन्वेस्टिंग हेवीली। इसके अलावा जापान के बारे में तो बात करना है ही। जापान और चाइना का विवाद चल रहा है सेनकाकू आइलैंड्स के ऊपर, चाइना इसको डीआईयू कॉल करता है। और सबसे बड़ा जो विवाद चल रहा है उनका, वो चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। यूएसए और चाइना का तो ऑलरेडी ट्रेड वॉर चल रहा है कुछ सालों से। जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है वो बहुत ही ज्यादा प्रोवोकेटिव हो गए विद रिस्पेक्ट टू चाइना ऑल्सो। तो चाइना यूएस दे आर ऑलरेडी प्रोवोकेटिव विद ईच अदर। तो इन सब का सार क्या निकला? इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर हो रही है और इस इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रिलेशन है कि चाइना की प्रोवोकेटिव फॉरेन पॉलिसी के साथ, इजंट इट? ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। लेकिन अगर हम लोग अब की बात करें, कोविड-19 के इफेक्ट की बात करें, तो कोविड-19 में जो चाइना की इकोनॉमी थी, जिसने बहुत बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को भी सर्वाइव किया, जैसे कि 1980s में उनके यहाँ पे एक डेमोक्रेसी का एक प्रोटेस्ट चला था टियाननमेन स्क्वायर में, जिसको उन्होंने क्रैकडाउन किया था स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को, उसको उन्होंने सर्वाइव किया। जो पहला सार्स एपिडेमिक था 21वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में, उसको उन्होंने सर्वाइव किया। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को उन्होंने सर्वाइव किया। लेकिन क्या अभी वो कोविड के इंपैक्ट को सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं? अगर हम लोग एक अंदेशा लगाएं तो ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी डाउन है। मैंने बताया आपको कि चाइनीज ऑफिशियल्स ने 6.8% डिक्लाइन बताया है चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट में। तो दिस इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर चाइना। इसके अलावा हम सबका एक बिलीफ सिस्टम है, स्पेशली भारत में, कि इंडिया में एनपीए का बहुत प्रॉब्लम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। हम सब कहते हैं कि इंडिया की बैंकों की हालत ठीक नहीं है क्योंकि उनके फाइनेंशियल बुक्स ठीक नहीं है, उनके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये केवल भारत के साथ नहीं है, इट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इम्पैक्ट। कोविड-19 की जब से महामारी आई है, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ग्लोबल स्लोडाउन आया है, तब से कम 20 देशों ने अपने डेट के ऊपर एक डिफॉल्ट किया है या फिर उन्होंने अपने डेट रीस्ट्रक्चर किया है। तो चाइना कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑल्दो चाइना ने डिफॉल्ट नहीं किया है, बट अन्य 20 देशों ने डिफॉल्ट जरूर किया। लेकिन अगर हम लोग चाइना के बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो चाइना के जो बड़े बड़े बैंक है वहां पे भी कम से कम उनका प्रॉफिट 10% गिर चुका है इस साल। इस साल के फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल में ऑलरेडी खबरें आ चुकी हैं कि चाइना की जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक है, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक है, बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना और चाइनीज बैंक ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल 5 ऑफ दीज बैंक्स आर स्ट्रगलिंग। उनकी फाइनेंशियल परिस्थिति जो है वो काफी खराब हो चुकी है। तो एनपीए इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, बट इट इज अ प्रॉब्लम इवन फॉर चाइना। और अगर हम लोग इस चीज से जुड़ी हुई एक और बात देखें, ऑलरेडी इस साल की शुरुआत में ही चाइना के 7 कंपनीज ने बैंक्रप्सी के लिए या फिर अपने लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फाइल किया हुआ है। इसमें एक बहुत ही बड़ा फाउंडर ग्रुप है, दैट इज पेकिंग यूनिवर्सिटी का एक फाउंडर्स ग्रुप है, वो भी इसमें शामिल है। काफी बड़ी कंपनी है जिन्होंने बैंक्रप्सी या रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फाइल किया। यानी कि चाइना की इकोनॉमी में भी एक स्लो डाउन आ चुका है। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है चाइना की, वो कहते हैं कि चाइना की जो प्रॉपर्टी मार्केट है, अगर हम लोग देखें स्टेटमेंट चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन का, वो क्लियरली कहते हैं कि जो चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट है वो है ग्रे राइनो। ग्रे राइनो क्यों कहा गया? क्योंकि ग्रे एरिया यहां पर डेटा नहीं है। मैं भी आपको नहीं बता सकता कि क्या डेटा है, कितना ज्यादा प्रॉपर्टी मार्केट में हानि होने वाला है चाइना की। ऑल्दो बहुत ऑब्वियस है कि ये थ्रेट है, क्योंकि अगर उनकी बैंक्स के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है,
तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी सेक्टर पे भी एक स्ट्रेस आएगा, लेकिन इस थ्रेट को इग्नोर कर रहे हैं चाइनीज। प्रॉपर्टी मार्केट जो है नॉट जस्ट इन चाइना, एवरीवेयर, चाइना में भी काफी ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क से जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद होगा, मैंने 2008 रिसेशन के बारे में अभी थोड़ी देर में बात की कि चाइना ने उसको सर्वाइव किया। 2008 का रिसेशन किस लिए आया था? इट वाज अगेन कनेक्टेड टू द प्रॉपर्टी मार्केट ऑफ यूएसए। तो चाइना में भी प्रॉपर्टी मार्केट काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है उनकी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के साथ। तो इससे एक बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है चाइना की इकोनॉमी के ऊपर आने वाले सालों में। ऑल्दो चाइना इज अ ओपेक कंट्री, चाइना अपना डेटा विश्व लेवल पे नहीं बताता है, लेकिन हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि अगर जीडीपी स्लो डाउन हो रहा है, अगर उनकी बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, अगर उनकी कंपनीज बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर भी एक एडवर्स इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो इन सब का मतलब क्या है कि चाइना की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। तो इन सब के चलते हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनकी जो प्रोवोकेटिव पॉलिसी थी एक जुड़ी हुई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आगे चलकर चाइना अपना जो प्रोवोकेटिव फॉरेन पॉलिसी है, अपना जो प्रोवोकेटिव आइडियाज है, क्या उसको फंड कर पाएंगे? क्योंकि अभी एक इकोनॉमिक इशू जरूर बढ़ रहा है चाइना में, और हम सब जानते हैं कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी, चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनफैक्ट चाइना की डोमेस्टिक पॉलिसीज भी जुड़ी हुई है उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। और अब अगर डेवलपमेंट के ऊपर सवाल आ रहा है तो सभी चीजों के ऊपर सवाल उठ जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या चाइना आगे भी चलकर प्रोवोकेटिव पॉलिसीज फॉलो करेगा या नहीं? अगर इस डेटा की बात करें तो इट इज वेरी वेरी टफ फॉर चाइना राइट नाउ टू फंड देयर प्रोवोकेटिव कैंपेन अगेंस्ट अदर नेशंस। ओनली टाइम विल टेल whether this is going to happen or not. That's it from my side on this part of discussion. Thank you very much. Jai Hind.